Hello student, today I would like to submit final part यानी कि third part of some basic technique of chemicals compositions। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले लॉज बताऊंगा, कौन कौन से लॉज होते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी यूनिट्स पे बात कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंदर, और थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि जो टेम्परेचर की अलग अलग कन्वर्जन्स किस तरह से करें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कोशिश करूँगा कि इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं। तो स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, हम सब लोग जानते हैं, कुछ छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई कॉम्पोजिशंस होता है, उसमें क्या होता है, केमिकल जो कॉम्पोजिशंस होता है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। हम जानते हैं कोई 2-3 सब्सटेंस होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं और आफ्टर कम्बिनेशन कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है। तो उसके अंदर कुछ लॉज लगते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। लॉज को समझाने से पहले मैं एटॉमिक मास की बात कर लेता हूँ। कुछ एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए कि होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो जैसे हाइड्रोजन में तो कोई प्रोटॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इस वजह से इसका एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह हीलियम हो गया, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो 4 हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के अंदर 16 यानी कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन यानी कि 16 हो गया इसका मास, 16 यूनिफाइड मास। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 हो गया, बिकॉज 7 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 7 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इनका मास होता है। तो मैंने आपको मास इसलिए बताया क्योंकि हमें जितने भी लॉज हैं उनमें से 5 लॉ हैं, 5 में से 4 लॉ सिर्फ और सिर्फ मास पे ही डिपेंड करते हैं। आपको किसी भी एलिमेंट के सिर्फ मास को लेना है, मास का ही रेशियो लेंगे, उसी का हम जो भी फिक्स प्रोपोर्शन है, जो भी चीज़ लेना है वो हमें मास का ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस हैं, 5 लॉज हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स, डेफिनेट या फिक्स एक ही बात है, प्रोपोर्शन यानी रेशो। तीसरा हो गया लॉज ऑफ, देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये 2 में होता है, फिर उसके बाद में आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद में आता है लॉज, गैलुसेक लॉज है 1 2 3, फिर है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद में आता है आपका 5th लॉ है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसको बहुत इजीली हम लोग लेके चलेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर है डेफिनेट प्रोपोर्शन, 3rd नंबर में मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस पे है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये सारे मास पे डिपेंडेड है। अब उसके बाद में आता है लास्ट गैलुसेक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम या कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास इतना सा भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही क्रिएट होता है। यानी आप चाहे 2 सब्सटेंस हो, चाहे 3 सब्सटेंस हो, चाहे 4 सब्सटेंस हो, कितने भी सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट होगा उसका जितना मास होगा उतना ही मास उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका। बहुत कॉमन सी बात है। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे 2 रिएक्टेंट हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई सब्सटेंस ए है, किसी सब्सटेंस बी से रिएक्ट कर रहा है। ए का मास है 20 यूनिफाइड मास और बी का मास है 25 यूनिफाइड मास। तो इनसे जो चीज़ बनेगी, जो सब्सटेंस बनेगा ए बी, उसका ऑटोमेटिक मास हो जाएगा 45 यू। कॉमन सेंस की बात है। यू की जगह आप ग्राम भी ले सकते हैं, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना मास होगा उन दोनों का, उनके सम का मास भी उतना ही होगा। यानी कि मास यहाँ ना ही तो
क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय, जितना था उतना ही था, बस ये केमिकली कंबाइंड हो गए। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर, when two or more substance combined in each with each other, two or more substance, ज़्यादा भी हो सकते हैं, when two or more substance combined with each other, the mass of reactant is equal to the mass of product। very simple, दोनों का मास सिंपल होता है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, वेरी सिंपल। दूसरे नंबर पे आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मैंने पहले लिख दिया था। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है फिक्स प्रोपोर्शन, यानी जब भी दो सब्सटेंस होंगे वो आपस में कभी भी कोई भी प्योर एलिमेंट है, जब भी वो रिएक्शन करेंगे, जब भी वो कंबाइंड होंगे तो वो हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइंड होंगे, उनका रेशो कभी नहीं चेंज होगा। व्हेन टू प्योर केमिकल कंपाउंड कंबाइंड विद ईच अदर इज ऑलवेज अ फिक्स प्रोपोर्शन, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में हो, कभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, जैसे कार्बन 1 रेशो में है, ऑक्सीजन 2 रेशो में है, जब ये कंबाइंड होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी ये 1:2 में रहेंगे। कार्बन 1 रेशो में है, ऑक्सीजन मान लो ये पार्शियल ऑक्सीजन, अगर हम इसका पार्शियल कंबसन करते हैं मतलब हाफ O2 लेते हैं तो ये देखो 1:1 में है, तो बनने वाली चीज़ ऑटोमेटिक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम 100% कंप्लीट कंबसन करते हैं तब तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब पार्शियल कंबसन करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम होने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यानी ये पहले जिस प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगे ना तो प्रोडक्ट भी वही बनेगा। वेरी सिंपल, ये तो था कॉम्बिनेशन का। तो दूसरा लॉ जो है ना, ये 2 चीज़ों में, इसीलिए तो इसको डेफिनेट बोला है, ये 2 ही चीज़ों में लगता है। 2 प्योरली सब्सटेंस होने चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए। नहीं कि आप ग्लूकोज को अल्कोहल के साथ मिला रहे, वो तो कंपाउंड हो गए ना। तो अगर कोई एक प्योर सब्सटेंस है वो किसी दूसरे प्योर सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होता है तो वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होगा और वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये तो था सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ आता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ भी बहुत ईजी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में, मल्टीपल का मतलब है तो कंपाउंड 2 ही, लेकिन वो जो मतलब जो प्योर एलिमेंट है, जो भी प्योर सब्सटेंस है, केमिकली सब्सटेंस, वो हैं तो 2 ही, बट उनसे बनने वाले प्रोडक्ट जो है, यानी कि उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स ज़्यादा हैं। वेरी सिंपल। तो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। जैसे देखो N2O, ये कंपाउंड जिसके अंदर एक एलिमेंट N और एक एलिमेंट O। एक और कंपाउंड होता है NO, एक और कंपाउंड होता है N2O3, एक और कंपाउंड होता है N2O4, एक और कंपाउंड होता है N2O5। आप देख लो इसका मास कितना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 दूनी 28, 28:, इसका हो जाएगा 16। यहाँ पर आप देख लो 14:16, यहाँ पर देख लो 28:48, यहाँ पर देख लो 28 कितना हो गया 32 दूनी 64, 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 में फिर 16 और जोड़ दो तो कितना हो गया 80। ये हो जाएगा 28:80। आप देखो सारे होल नंबर में जितना भी है ना मास के होल नंबर में कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि व्हेन टू प्योरली यानी एलिमेंट, व्हेन टू प्योरली केमिकल कंपाउंड react with each other and form 2 or more product, 2 or more compound, then it is always in a simple ratio of simple whole number. The ratio of these two compound is always in a simple whole number. आप देख लो यहाँ पे भी होल नंबर है, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करो तो ये होल नंबर ही मिलेगा। 2 के टेबल से सिंप्लीफाइड कर दो, ये आपके पास हो जाता है 14:8, यहाँ भी होल नंबर मिलेगा। यहाँ भी 7:8, यहाँ पे भी होल नंबर मिलेगा। यहाँ भी हो जाएगा
ये 4 की टेबल से जा रहा है ना, 7 रेशो आपका ये हो जाएगा 12। यहाँ पर भी देखो होल नंबर हो जाएगा, हर जगह होल नंबर है। यानी कि ये अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो भी इनका जो मास होगा वो ऑलवेज एक होल नंबर के रेशो में ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि NO1, पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी आप ये कह रहे हो कि ये मतलब 1.5 एटम इससे अटैच हो रहा है, नहीं, एटम हमेशा होल नंबर में ही अटैच होता है। इसका मतलब ये निकलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। मतलब एक मैंने आपको इसलिए एग्जांपल लिया था ताकि एग्जांपल से ही ज़्यादा समझ में आया। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, ठीक है ना, देन इट इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ कंबाइंड ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो ऑफ होल नंबर, सिंपल नंबर ऑफ मास इज होल नंबर। तो ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है। इसमें क्या है, मतलब दो सब्सटेंस अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा एक होल नंबर में रहेंगे। तीसरा आता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ रेसिप्रोकल, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इन अ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ चलो पहले एग्जांपल ले लो। तो ये हो जाएगा कार्बन, ये मीथेन है। मास नंबर को देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मास कितना है, मतलब कार्बन 12, इसका 12 मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 4 है। वेरी सिंपल। मतलब अगर 12 पार्ट कंबाइंड होता है, 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइंड, देखते रहना बस, कंबाइंड विद 4 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर 1 पार्ट कितने में होगा, 4/12। ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा बनता है, एक और एग्जांपल अपने लेते हैं, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी ये 12 है, लेकिन इसमें ये कितना है, ये है 16 to the 32 पार्ट। तो इसमें भी हम वही लिख सकते हैं कि 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। तो फिर 1 पार्ट कितने का होगा, तो बिल्कुल 32/12। मतलब एक पार्ट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ओनली 32/12 पार्ट के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा, और अगर हाइड्रोजन के साथ वही रिएक्ट करता है तो 4/12 पार्ट में वो रिएक्ट करेगा। अब जरा इन दोनों को देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आप दोनों का मतलब दोनों का रेशो लेके देखना कितना आता है। तो हम दोनों का रेशो लेते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का रेशो और ये ऑक्सीजन का। तो एक तरफ हाइड्रोजन का और एक तरफ ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का रेशो कितना है, ये देखिए 4/12 रेशो। दूसरे वाले का देखिए कितना हो जाएगा, 32/12। 12 से 12 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में ऑलवेज 1:8 का रेशो है। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए किसी कंपाउंड को ले लो, हम H2O को लेते हैं, यही कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप देखो हाइड्रोजन कितने में है, ये 2 मास नंबर में, ऑक्सीजन कितने में 16। आप इसको भी कैंसिल करके देखो, 1:8 मिल गया। अब यहाँ से आपको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आएगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि व्हेन 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट विद थर्ड सब्सटेंसेस सेपरेटली, इट इज ऑलवेज रिएक्ट इन अ होल नंबर विद ईच अदर। अगर इनको आपस में रिएक्ट कराए ना तो भी ये उसी होल नंबर में रिएक्ट करेंगे जिस होल नंबर में। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मतलब 2 सब्सटेंसेस कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्ट विद थर्ड सब्सटेंस, किसी तीसरे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा उसी रेशो में रिएक्ट करेंगे जिसमें ये आपस में रिएक्ट करेंगे। आप देख लो इनका रेशो हमने यहाँ 1:8 निकाला, यहाँ पर भी 1:8 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि यार कोई मर्जी कंपाउंड हो, कोई मर्जी सब्सटेंस हो, वो सब्सटेंस ऑलवेज, चाहे वो आपस में रिएक्ट करे चाहे वो किसी थर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, उसका वो एक स्पेशल पार्ट ही रिएक्ट करता है। उसका जो होल नंबर है ना, जो मास का जो होल नंबर है, वो एक फिक्स रेशियो में ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता, वो उसी रेशियो में ही हमेशा रिएक्ट करेगा। क्योंकि देखो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 के ही मास रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये कार्बन के साथ भी तो यही है, कार्बन की क्वांटिटी के 1 पार्ट को अगर आप इक्वल करके और उनमें रेशियो लो तो 1:8 ही है। इसका मतलब लाइफ टाइम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 के ही रेशियो में रहेंगे, किसी के साथ भी कर लो। यही है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब उसके बाद में आता है फिक्स वॉल्यूम वाला, जो गैलुसेक का वॉल। तो उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन दोबारा से बता देता हूँ। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था कि कोई भी सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस, वो आपस में रिएक्ट करता है, तो वो जिस फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा उसी फिक्स प्रोपोर्शन में उसका जो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम मास की जगह वॉल्यूम ले लेते हैं कि अगर कोई भी गैस है वो एक वॉल्यूम है, जब वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी तो फिर उसके या तो होल नंबर में वॉल्यूम बनेंगे या उनके सम के बराबर वॉल्यूम बनेंगे, और बनने वाली चीज़ गैस ही होगी। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ गैलुसेक के रूल्स के। तो गैलुसेक का रूल्स का जो एग्जांपल है, हम पहला एग्जांपल चलते हैं H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, सब जानते हैं। तो इसको हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया, देन 2 2 सा 4, ये 2 हो गया। ये देखिए 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, मतलब ये 2 वॉल्यूम है, मतलब देखो कम हो गया, 3 नहीं हुआ, कम हो गया, बट 2.5 नहीं हुआ। यानी कि अगर मास को छोड़ के हम वॉल्यूम भी लेते हैं ना, तो वॉल्यूम भी जो 2 चीज़ों के कम्बिनेशन से बनेगा, वो कम्बिनेशन से बनने वाला जो वॉल्यूम है वो भी होल नंबर में ही होगा, वॉल्यूम भी होल नंबर में होगा। अभी तो हम मास की बात कर रहे थे, मास भी सारे होल नंबर पे ही निकल रहे थे, मतलब इनके रेशो होल नंबर्स में ही थे। और अब तो वॉल्यूम भी गैलुसेक ने बोल दिया कि होल नंबर में इनके रेशो निकलेंगे मास के वॉल्यूम के। तो बस, तो ये लास्ट आपका था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। H2 प्लस N2 गिव राइज टू NH3, ठीक करते हैं, 2 हो गया, 2 3 जा 6, 3 हो गया। आप देख लीजिए ये 3 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, और ये देखिए ये कौन सी चीज़ बन गई, ये बन गया आपके पास 2 वॉल्यूम। मतलब वही है 3:1:2। यहाँ देख लो आप 2:1:2, मतलब ऐसा नहीं हुआ 2:1:2.5, कभी नहीं हो सकता। 3:1:1:2 कभी नहीं हो सकता। यानी कि वॉल्यूम भी एकदम होल नंबर के ही रेशो में होंगे। ये था गैलुसेक का लॉ। व्हेन 2 gases combined with each other, the final product is always gas at सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लाइन जरूर याद रखना, सेम टेम्परेचर और कंडीशन, जो प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इस पर एक ATM प्रेशर लगाया और इसके ऊपर 2 ATM लगा दिया। ना तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना प्रेशर, जितना है उतना ही रहना चाहिए। मतलब जो अपने STP ले सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपने NTP ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी लेना सबके लिए बराबर। तो वो बोलता है कि सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure when 2 gases combined with each other, तो it's the sum of the ratio of all volume are in a whole number। वो हमेशा होल नंबर में ही होंगे। ये है, कभी भी होल नंबर से बाहर नहीं जाएंगे। अब आप कहोगे ये 3 1 4 है तो ये सम होकर 4 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, वो कितना भी रहे लेकिन होल नंबर में ही रहेगा, कभी भी वो होल नंबर गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए तो हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारे पास 5 लॉज थे। आशा करता हूँ आपको ये लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं इस वीडियो को दोबारा बना दूंगा। तो वैसे तो हमारी आज ऑनलाइन क्लास थी, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास कर ले लेंगे। आपको इस वीडियो से अगर कोई हेल्प मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करा दूँ। मास जो फिक्स मास होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है, उसमें कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो ऑलवेज सेम होता है, वो कभी नहीं बदलता। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि जब 2 चीज़ें हमेशा ऑलवेज एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही हमेशा कंबाइंड होगी। मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब 2 चीज़ें किसी थर्ड चीज़ के साथ में कोई भी सब्सटेंस अटैच होता है, थर्ड चीज़ के साथ में वो कंबाइंड होता है, तो वो आपस में भी उसी मास नंबर में, उसी रेशो में अटैच होगा।
और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और सॉरी ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था। मास जो कंजर्वेशन ऑफ मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो था, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है वो कहता है कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं तो वो भी हमेशा उनका जो मास नंबर का होगा ना वो भी होल नंबर्स में ही रिएक्ट करेंगे। तो ये तो आपके 5 लॉज थे। अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में हम टेम्परेचर की स्केल लेकर चलते हैं। टेम्परेचर की हमारे पास 3 स्केल होते हैं। केल्विन स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है और सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल होती है। सेंटीग्रेड स्केल में 100 तक का होता है। चलो सेंटीग्रेड, हम एक जो थर्मामीटर होता है उसको कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप 2 चीज़ें ले लीजिए, पुराने टाइम में ऐसे ही बनता था। दुनिया की सबसे ठंडी चीज़ पहले मानी जाती थी आइस ले लिया, और सबसे गर्म चीज़ पानी बॉईल होता है, उसके बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। भाई हमने सोचा यही सबसे दुनिया में ठंडी चीज़ है, ये गर्म चीज़ है। तो सबसे पहले मरकरी को इस पे रखा, मान लो उसका कॉलम यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद इसको उठा के इस पे रख दिया तो इसका कॉलम यहाँ से बढ़ते यहाँ पहुँच गया। तो जब इसका कॉलम यहाँ पहुँच गया तो उसके बाद में बस इनके बीच में 100 मार्किंग कर ली, हो गया। तो हम तीनों स्केल को मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से लेंगे। फ्रीजिंग और आई एम सो सॉरी, यहाँ थोड़ा सा शोर ज़्यादा है इसीलिए मैं वीडियोस रात को बनाता हूँ। चलिए मैं अपनी अगली वीडियोस में इनको मैं बता दूँगा। शोर तो वैसे कम ही लग रहा है, कोशिश करते हैं। तो हम हर चीज़ को आइस पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस पे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सेल्सिग्रेड स्केल को लेते हैं तो इनका जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग आप सब लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में भी गैप 100 का ही आता है, बस ये है 273 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 373 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी। इसी तरह फ़ारेनहाइट देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ़ बन जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉईल होने लग जाता है। इनके बीच में 180 का गैप है। तो अब देखिए हम तीनों में रिलेशन बना सकते हैं बिल्कुल। अगर हम इस बड़ी वाली वैल्यू को कांस्टेंट ले लें और उसमें से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके और इनके डिफरेंस को डिवाइड कर दें तो तीनों में रिलेशन बहुत बढ़िया आ जाता है। जैसे हमने इसको डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट लेके इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनके बीच का 100 गैप इक्वल टू होगा बिल्कुल, यहाँ ये हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी गलती से लिख दिया था। तो ये हो गया केल्विन फिक्स माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिफरेंस आप देख लो। 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आता है आई थिंक 10 20, ये आ जाएगा आपके पास 180। इस तरह ये आप तीनों में रिलेशन बना सकते हैं। हालांकि वैसे तो 2 में रिलेशन पूछते हैं तो रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, या उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। एक तो ये बनता है, एक ये बन जाता है इसमें रिलेशन, और इसमें भी रिलेशन बन जाता है। पहले इसमें और इसमें रिलेशन बना के देखते हैं। तो 0 का तो कोई लेना देना नहीं, कार्बन बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, ये 2 5 जा 2 9 जा 9 उधर चला गया, आपके पास आ गया 9 बाई 5C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। एक रिलेशन, ये वाले रिलेशन 12th 11th और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम दोनों में पूछते हैं। वैसे कई बार ये भी रिलेशन पूछ लेते हैं। इन दोनों में भी रिलेशन आप बना सकते हैं अपने घर से बढ़िया से। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे सकता हूँ, इन दोनों का रिलेशन बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था। अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट के लिए तो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो,
नेक्स्ट वीडियो में, या चलो मैं बता ही देता हूँ इसमें। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो कुछ फिक्स यूनिट्स हैं जो बहुत ही ध्यान से देखना। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा ही अंतर है। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमेशा ऐसा यूनिट लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऐसा यूनिट नहीं लेते हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। वॉल्यूम को आप लीटर में ले रहे हो, अगर उसने गिवन है तो आप लीटर में भी ले सकते हो, और वॉल्यूम को ml में भी ले सकते हो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर होता है। मतलब कोई भी चीज़ 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी हो तो उसमें 1 किलो लीटर पानी आ सकता है। 1 किलो लीटर पानी 1 मीटर क्यूब। उसी तरह से 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर 1 लीटर कोई भी वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरह से 1 ml, इसको हम लोग कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कोई भी 1 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी और ऊंची चीज़ उसमें 1 ml पानी आएगा। अब केमिस्ट्री के अंदर ऐसा यूनिट तो वॉल्यूम की ये है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इन दोनों यूनिट्स का यूज़ करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है, मतलब वो 500 ml होती है, आधा लीटर होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ये बस आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि मास को हमेशा केजी में लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट है, लेकिन केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते ही, मैंने पहले भी बताया कि किसी चीज़ को ग्राम में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोल हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर जो मेज़रमेंट है मास का वो केजी ना होके ग्राम में लिया जाता है, या यूनिफाइड मास होता है। जैसे एटम्स वगैरह का लेना है तो उसमें यू लगा देते हैं, वो ये एक यूनिट होती है, यूनिफाइड मास। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। और केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, हाँ, हालांकि जो अपने गैसेस लॉ करेंगे उसमें जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में लेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर आप किसी में भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। टाइट्रेशन वगैरह में ये दोनों ही चीज़ें चलती हैं। ये था आपका यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे। इसमें और क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।